अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा 15 लेक्चर है लिनियर अलजेब्रा के कोर्स का। लास्ट टाइम हमने वेक्टर स्पेसेस जनरल पढ़ा और उनकी कॉम्बिनेशंस और स्पेन और सब स्पेसेस के बारे में पढ़ा। कॉम्बिनेशन हमने कहा कि ये आपके पास हमेशा फाइनाइट एलिमेंट्स की होंगी, मतलब कॉम्बिनेशन में आपके पास जो टर्म्स होंगे वो हमेशा फाइनाइट होंगे, फाइनाइट टर्म्स होंगे आपके कॉम्बिनेशन में। हमने देखा था कि जनरल वेक्टर स्पेसेस के लिए हमारे पास जो सेट हो सकता है जिससे हम स्पेन करेंगे वेक्टर्स को, तो वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब इन्फिनिटली मेनी भी हो सकते हैं उसमें एलिमेंट्स। पर उसकी जो लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, मतलब इस सेट में आपके पास जो लीनियर कॉम्बिनेशंस होंगी वो सारी की सारी फाइनाइट टर्म्स पे मुश्तमिल होंगी। ये सेट सारी की सारी लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं इनकी। अगर ये इन्फिनिट होगा तो यहाँ पे जो आपके पास कॉम्बिनेशंस होंगी वो सारी की सारी फाइनाइट होंगी। मतलब फॉर एग्जांपल आपने इस वेक्टर स्पेस के बारे में बात की थी और इसमें हमारे पास एक सेट था 1x x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये जो था इसका स्पेन अगर हम देख रहे थे तो स्पेन ऑफ दिस वाज पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स मतलब इनमें जो आपके पास टर्म्स थे वो फाइनाइटली मेनी होंगी, मतलब उनकी डिग्री हम डिफाइन करते हैं। तो इसमें मतलब वो वाले टर्म्स नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल ई पावर एक्स, दिस इज अ पावर सीरीज 1 + x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और प्लस एंड सो ऑन। तो ये आपके पास सीरीज है, सही। तो ये से टर्म जो है वो आपके इस स्पेन में नहीं होंगे, अल्दो कि इस स्पेन में आपके पास जो वेक्टर्स हैं जो जनरेट कर रहे हैं स्पेन को वो इन्फिनिटली मेनी है, पर इसके जो टर्म्स हैं वो हमेशा इनमें से कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स उठा के उनकी हम जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन इसमें इंक्लूड करेंगे स्पेन ऑफ दिस। सही है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जो टर्म्स हैं साइन एक्स या कॉस एक्स, ये सारे फंक्शंस जो हैं दे आर नॉट इन दिस स्पेन। मतलब ये जो है वो पोलिनोमियल्स हैं, इसमें आपके पास वो वाले कोई भी ऐसी टर्म नहीं होगी जिसमें इन्फिनिटली मेनी टर्म्स हो। और सब स्पेसिस के बारे में भी हमने कहा था कि अगर आपके पास कोई भी सब स्पेस है तो वो होगा भी कुछ इस फॉर्म का ही, मतलब स्पेन ऑफ सम वेक्टर्स। सम वेक्टर्स सही। हमारे आर एन की जब बात कर रहे थे उसमें ये जो वेक्टर्स थे वो फाइनाइटली मेनी थे आर एन में हमेशा, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन ही एन है तो हम एन वेक्टर से ज़्यादा लेंगे तो वो सारे के सारे डिपेंडेंट होंगे, तो यहाँ पे इन्फिनिटली मेनी वेक्टर्स जो है वो हम ले ही नहीं सकते। पर जनरल वेक्टर स्पेसिस में हमारे पास पॉसिबल है कि आपके पास जो स्पेन ऑफ वेक्टर्स हो तो वो वेक्टर्स की तादाद जो है वो इन्फिनिट हो सकती है। मतलब यहाँ पे जो सब स्पेसिस जनरेट होंगी आपके स्पेन से जो मिलेंगी, और हर सब स्पेस जो है वेक्टर स्पेस की इसी तरीके की होती है, लास्ट टाइम हमने बात की, तो वो पॉसिबली इन्फिनिटली मेनी टर्म से भी आपकी जनरेट हो सकती है। आज इस लेक्चर में हम लीनियर डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं। लीनियर डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी हमारे आर एन में जो आपके पास थे वेक्टर्स, हमने आर एन में दिस इज आल्सो वेक्टर स्पेस और आर, तो उसके पर्टिकुलर केस में हमने कहा था कि आपके पास अगर सेट है कोई वेक्टर्स का W1 अप टू W, फॉर एग्जांपल n या m, फॉर एग्जांपल आपके पास इतने सेट हैं, तो ये सेट जो था वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, उसके लिए हमने कैसी डेफिनेशन की थी। हमने कहा था कि ये सेट जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है इफ देयर एग्जिस्ट a linear combination of some vectors from the set S such that वो कॉम्बिनेशन जो है वन की, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम के एलिमेंट्स उठाते हैं स्टेट में से प्लस अप टू अल्फा के वी के इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अगर ऐसी सिचुएशन आती है फॉर सम अल्फ़ा आई नॉट इक्वल टू 0, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमने कहा था कि ये सेट जो है वो डिपेंडेंट है। अगर ऐसा नहीं है, आपके पास ऐसा कोई भी इसका सबसेट नहीं है फाइनाइट, ऑफ कोर्स आर एन के केस में ये भी फाइनाइट होगा, पर हमारे जनरल केस में ये इन्फिनिट हो सकता है। इसका जो भी फाइनाइट सेट होगा उसकी जो लीनियर कॉम्बिनेशन है अगर वो 0 के बराबर आती है, 0 वेक्टर के बराबर आती है फॉर सम अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे कि ये सेट जो है वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट है। अदरवाइज इसको कहेंगे, otherwise it is independent. In other words, the set is independent, linearly independent if for any combination of vectors from S such that alpha 1 v1 plus up to alpha k vk is equal to 0 vector, only if alpha is
ऑल आर ज़ीरो, मतलब यही पॉसिबिलिटी है कि ज़ीरो वेक्टर आ सकता है, तो फिर आप कहेंगे कि आपका सेट जो है वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है। एंड दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल वेक्टर्स। कोई भी आप वेक्टर्स एस में से उठाएं और ये सिचुएशन हो कि आपके उनके लीनियर कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही केस में जब सारे के सारे ज़ीरो के बराबर लें तभी ज़ीरो का वेक्टर के बराबर आती है, तो फिर आप कहेंगे ये सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब ये सेम ही डेफिनेशन जो है वो आप जनरल वेक्टर स्पेस के बारे में कह सकते हैं, सेम ही, बस यहाँ पे आपके जो वेक्टर्स हैं वो वेक्टर्स आप जो हैं वो वेक्टर्स आपके v1 अप टू vk, ये आपके vk एलिमेंट्स होंगे। यहाँ दूसरे लफ्ज़ों में जो आप सेट उठा रहे हैं ये सेट जो है वो v का सबसेट होगा, और इसके जो वेक्टर्स हैं वो आप यहाँ से उठाएंगे, और आपके जो स्केलर्स हैं अल्फ़ा 1 अप टू अल्फ़ा k, ये आपके बिलोंग करेंगे फील्ड में से, ये जो फील्ड है जिसके ऊपर ये आपकी वेक्टर स्पेस है। अब यहाँ पे ये आपका सेट जो है वो पॉसिबली इनफाइनाइट भी हो सकता है, सही। तो ये इंडिपेंडेंट होगा अगर कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी आप यहाँ से फाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर उठाएं और उनकी कॉम्बिनेशन जो है वो ज़ीरो के बराबर ओनली इसी केस में हो कि सारे के सारे कांस्टेंट्स या सारे के सारे स्केलर्स जो है वो उनको ज़ीरो मल्टीप्लाई करें तभी ज़ीरो वेक्टर आए। ज़ीरो वेक्टर अब आपकी इस वेक्टर स्पेस की बात करें, यहाँ पे ज़ीरो वेक्टर जो था दैट वाज 0 0 0, मतलब जो ज़ीरो वेक्टर जिसके सारे कंपोनेंट ज़ीरो हैं, पर यहाँ पे ज़ीरो वेक्टर का मतलब यह है कि द वेक्टर दैट इज़ ज़ीरो इन दिस वेक्टर स्पेस। अगर ये वेक्टर स्पेस आपकी मैट्रिक्स पे मुश्तमिल है तो आप कहेंगे कि जो ज़ीरो मैट्रिक्स है दैट इज़ दी ज़ीरो इन दिस वेक्टर स्पेस, और उसकी जो वेक्टर्स लेंगे वहाँ पे मैट्रिक्स लेंगे और उनकी कॉम्बिनेशन इक्वल टू ज़ीरो मैट्रिक्स होने चाहिए। और अगर आप फॉर एग्जांपल फंक्शंस की बात करें, ये हमारी वेक्टर स्पेस जो है वो फंक्शन पे मुश्तमिल है, तो वहाँ पे ज़ीरो जो होगा वो ज़ीरो फंक्शन होगा, ज़ीरो फंक्शन है, इसको बोल्ड करके लिखते हैं, दिस इज़ अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर सच दैट ज़ीरो में आप कुछ भी एक्स पुट करें और उसका जवाब जो है वो ज़ीरो। यहाँ पे ये बोल्ड ज़ीरो मतलब फंक्शन है और ये ज़ीरो जो है वो रियल नंबर है। आप कोई भी चीज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसको बोल्ड नहीं कहते क्योंकि दिस इज़ ज़ीरो रियल नंबर। तो यहाँ पे आपको ख्याल करना पड़ेगा कि आपकी वेक्टर स्पेस जो है वो कौन से एलिमेंट्स पे है मुश्तमिल। आपकी अगर ये सीक्वेंसेज होंगी तो वो ज़ीरो सीक्वेंस, हर टर्म उसका ज़ीरो ज़ीरो इन्फिनिटली मेनी टाइम्स, तो ज़ीरो उस हिसाब से हम देखेंगे। देखिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं, आपकी वेक्टर स्पेस जो है वो आपकी f फ्रॉम r टू r, मतलब दीज आर द फंक्शंस फ्रॉम r टू r एंड दिस इज वेक्टर स्पेस ओवर रियल नंबर्स। सही, हमने ये एग्जांपल देखा है। इसमें अगर हम सेट उठाते हैं जिसमें मैं सिर्फ साइन x और कॉस x की बात कर रहा हूँ, सही, ये फाइनाइट्स हमने सेट उठाया, यहाँ से इनफाइनाइट भी ले सकते हैं, पर इनफाइनाइट के बारे में अभी पहले बात करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये सेट जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अब लीनियरली डिपेंडेंट होगा, इसका मतलब ये है कि हमारे पास अल्फ़ा 1 साइन x प्लस अल्फ़ा 2 कॉस x इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे बोल्ड लिख रहा हूँ मैं, ज़ीरो ऑफ x। ये अगर आपके पास कॉम्बिनेशन आती है कि भाई आपने इस फंक्शन को किसी स्केलर के साथ मतलब रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया और इस नंबर को मतलब फंक्शन को किसी रियल नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये इनकी कॉम्बिनेशन जो है वो ज़ीरो फंक्शन होगी फॉर सम अल्फ़ा आई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये कंडीशन आती है तो फिर कहेंगे कि ये डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ये दो फंक्शंस हैं आपस में बराबर, तो दो फंक्शंस आपस में बराबर तब होते हैं जब आप कोई भी x ले लें r पे, तो इनकी वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल f ऑफ x और g ऑफ x फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x ये बराबर आते हैं, तो फिर हम कहेंगे f और g जो है आपस में बराबर है। फंक्शंस की इक्वलिटी हम इस तरीके से कहते हैं कि भाई कोई भी एलिमेंट ले लें आप, उस पर उनका इमेजेस अगर आपस में बराबर आते हैं सब के सब एक्सिस के लिए, तो फिर ये दोनों फंक्शन जो है वो सेम ही है। सही, तो इन दो फंक्शन को सेम होने का मतलब यह है कि दिस शुड बी इक्वल, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू है ना, यहाँ पे दिस इज इमेज ऑफ x, दिस इज इमेज ऑफ x एंड दिस इज आल्सो इमेज ऑफ x, और यहाँ पे हर x के लिए इसका इमेज ज़ीरो होता है। सही, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा 1 साइन x प्लस अल्फ़ा 2 कॉस x इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब यहाँ पे जीरो जो है वो रियल नंबर है, मतलब क्योंकि आपका ये फंक्शन जो है इसका इमेज हमेशा जीरो होता है, तो यहाँ पे इमेज रखा, तो दिस शुड बी इक्वल टू जीरो फॉर ऑल रियल नंबर्स। सही, ये जीरो के बराबर तब होगा जब आपकी इसकी इमेज जो है वो जीरो हो फॉर ऑल, ठीक है, क्योंकि हमने इसके बराबर करना है। पर अगर आपने कोई भी एक या दो ऐसे रियल नंबर मालूम कर लिए जिसपे ये जीरो के बराबर नहीं होता, तो फिर आप कहेंगे कि दोनों फंक्शन आपस में बराबर नहीं है, और इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो है वो आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। फिर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मैं x1 लेता हूँ और x2 लेता हूँ फ्रॉम रियल नंबर्स, चाहिए, और इसमें पुट करते हैं तो इनका वैल्यू जीरो के बराबर होना चाहिए, मतलब अल्फ़ा 1 साइन x1 प्लस अल्फ़ा 2 कॉस x2 इज इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरा मैंने लिया वैल्यू अल्फ़ा 1 साइन x2 प्लस अल्फ़ा 2 कॉस
x2 इज इक्वल टू 0। सही है, ये दो वैल्यू के लिए आपके पास दोनों 0 होने चाहिए। अब ये आपके पास लीनियर इक्वेशन होगी, आपके अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की वैल्यू चाहिए। अगर हमने ढूंढ लिया कि भाई यहाँ पे ऐसे अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 नहीं है, मतलब इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो ट्रिवियल है, ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिस्टम है इसमें आपके पास अल्फ़ा और बीटा और कोई नहीं हो सकते 0 के अलावा। तो फिर आपने प्रूव कर लिया कि भाई एक्स के इन वैल्यूज़ के लिए ये आपके जो है वो बराबर नहीं है दो फंक्शंस। अगर एक्स के इन वैल्यूज़ के लिए बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सही है, तो आपको अगर लीनियर इंडिपेंडेंट मालूम करना है तो फिर आप ऐसे पर फॉर एग्जांपल एक रियल नंबर्स देखें जिनमें ये जो सिस्टम है उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है, तो उस केस में आप कहेंगे कि ये वाला फंक्शंस जो है वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सर इन पर्टिकुलरली अगर आप x1 की जगह पे 0 ले रहे हैं और x2 की जगह पे आप π/2 ले रहे हैं, अगर ये दो वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, अल्फ़ा 1 और साइन 0 अगर पुट करेंगे तो दिस इज़ 0 प्लस अल्फ़ा 2 यहाँ पे साइन यहाँ पे साइन 1 है, पहली इक्वेशन में हमने साइन 1 पुट किया, और cos 0 पुट करेंगे तो दैट इज़ 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन में हम π/2 पुट करेंगे तो अल्फ़ा 1 cos π/2 मतलब 1 और प्लस अल्फ़ा 2 cos π/2 साइन π/2 1 cos π/2 जो है वो आपके पास 0, दिस इज इक्वल टू 0। ये आपके पास सिस्टम है और इधर से आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि भाई अल्फ़ा 2 भी 0 के बराबर है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से आपको अल्फ़ा 2 0 के बराबर मिलेगा और यहाँ से आपको अल्फ़ा 1 जो है वो 0 के बराबर मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इन दो वैल्यूज़ के लिए आपके पास ऐसे कोई भी कांस्टेंट्स नहीं है जो ये आपके फंक्शन जो है वो इस फंक्शन के बराबर हो, क्योंकि बराबर होने के लिए हर एक वैल्यू के लिए आपके ये दो फंक्शंस जो है उनकी इमेज सेम होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखा कि इसके वैल्यू के लिए इस वैल्यू के लिए आपके पास कोई भी कांस्टेंट्स नहीं है जिसमें आप इनको लिख सकें इक्वल टू 0, सिर्फ ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, मतलब 0 0 ही। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये वाला जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आप पूछ सकते हैं कि सर आपने यहाँ पे ये लिए हैं और इसमें आपके पास जो सॉल्यूशंस है वो आपके 0 0 आए, पर दूसरे वैल्यूज़ जो हैं फॉर एग्जांपल x की जगह पे x1 की जगह पे आप जो है वो 0 ले लें और x2 की जगह पे आप पाई ले लें, तो अब आपके पास ये जो सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अल्फ़ा 1 साइन 0 मतलब 0 प्लस अल्फ़ा 2 कॉस 0 मतलब 1, दिस इज इक्वल टू 0। और दूसरा x2 की जगह पे पाई पुट करेंगे तो दिस इज अल्फ़ा 1 साइन पाई मतलब आपका 0 प्लस अल्फ़ा 2 कॉस पाई मतलब -1, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देख सकते हैं कि अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे अगर अल्फ़ा 2 0 की पुट करेंगे तो अल्फ़ा 1 0 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आपके पास अल्फ़ा 1 जो है दैट इज़ एनी रियल नंबर, सही है, कोई भी आप पुट करेंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल तो आप कह सकते हैं कि भाई अल्फ़ा अगर 0 ले लें और अल्फ़ा 2 जो है वो 0 ले लें और अल्फ़ा 1 जो है दिस इज़ अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 1 जो है कुछ भी ले लें, 1 ले लें 2 ले लें 3 ले लें, तो ये आपके पास यहाँ पे इनका सॉल्यूशन आएगा इस सिस्टम का। जब आपने x1 और x2 इसके बराबर रखा है तो सिस्टम का सॉल्यूशन आ रहा है। तो अब सॉल्यूशन आ रहा है तो क्या इस बात की गारंटी है कि ये वाला जो है वो डिपेंडेंट है? तो यहाँ पे नोट कर लें कि अगर इस वेक्टर स्पेस में हम हैं और लीनियरली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है ये आपको गारंटी देता है कि ये जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। पर जब आपका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आए जैसे इस केस में आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके वो डिपेंडेंट है, क्योंकि डिपेंडेंट होने के लिए ऐसी आपके पास ट्रू होनी चाहिए फॉर ऑल एक्स के लिए। यहाँ पे सिर्फ आपने 2 के लिए देखी हैं, अब सारे के सारे रियल नंबर के लिए ये चीज़ ट्रू हो, पर इंडिपेंडेंट के लिए अगर आप एक का भी आपने देखा, एक भी एक्स की वैल्यू रियल नंबर पे और ये इक्वेशन से जो है वो नहीं है आपके पास, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड देयर एग्जिस्ट नो सच कॉम्बिनेशन सच दैट दिस फंक्शन इज इक्वल टू दिस फंक्शन। सही है, क्योंकि दो फंक्शंस को बराबर होने के लिए उनके हर एक एलिमेंट पर उनका इमेज जो है वो बराबर होना चाहिए, पर यहाँ पे हमने वो एलिमेंट्स देखे जिन पे आपके इमेजेस बराबर नहीं है, तो उस केस में आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने लिखी है कि अगर आपके फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ एक्स अगर आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है और सिस्टम बनाएंगे आपके पास, तो फिर आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि आपका जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। पर अगर फॉर सम वैल्यूज़ आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आते हैं तो इसमें हम कोई भी चीज़ कंक्लूड नहीं कर सकते। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आपको कुछ नहीं बताता, पर ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है वो आपको गारंटी देता है कि आप या आपके पास जो सेट है वेक्टर्स का दैट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। सही है, ये वाला जो है वो इन फंक्शंस के केस में आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास इस वेक्टर स्पेस है जो मतलब दिस इज फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, दिस इज वेक्टर स्पेस ओवर आर, इसमें अगर आपके पास मैं फंक्शंस देता हूँ फॉर एग्जांपल ये फंक्शंस दिए आपको के फंक्शंस
और आपको पूछो कि भाई ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो वो कैसे चेक करेंगे? फॉर एग्जांपल आप कहेंगे भाई अल्फ़ा 1 f1 x प्लस अप टू अल्फ़ा k f k x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। सही, ये सारी चीज़ें जो है वो 0 के बराबर होनी चाहिए फॉर ऑल x, या दूसरे लफ्ज़ों में दिस इज इक्वल टू 0 ऑफ x, मतलब ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों बराबर होने चाहिए। इसका हर जगह पे आपका 0 इमेज है, तो दिस इज 0 फॉर ऑल x। तो इनको लीनियर इंडिपेंडेंट साबित करने के लिए आप क्या करेंगे? आप चूज़ करेंगे आपके पास x के रियल नंबर्स, सही है, और फिर उनमें से आप जो है वो इनको पुट करेंगे इस इक्वेशन में और 0 के बराबर करेंगे। फॉर एग्जांपल इस तरीके से अल्फ़ा 1 f1 ऑफ x1 प्लस अप टू अल्फ़ा k f k ऑफ x1 दिस इज इक्वल टू 0, और इस तरीके से नीचे आके आप करेंगे अल्फ़ा 1 f1 ऑफ x k प्लस अप टू अल्फ़ा k एफ के ऑफ एक्स के दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक किस्म का होमोजेनियस सिस्टम आ गया। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, f1 ऑफ x1 f2 ऑफ x1, और इस तरीके से ये मैट्रिक्स जाएगा f k ऑफ x1, और नीचे आप जो है वो आएंगे f1 ऑफ xk f2 ऑफ xk प्लस अप टू fk ऑफ xk, ये मैट्रिक्स बनाएंगे। और यहाँ पे आपके ये वेक्टर आएगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा k एंड दिस इज इक्वल टू 0 0। अब यहाँ पे आपके पास ये सारे के सारे रियल नंबर 0 हैं और ये आपने वेक्टर यहाँ पे 0 वेक्टर लिखा। अब इस ये जो सिस्टम है इसका अगर आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन आया, ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो आप कहेंगे ये जो फंक्शंस है ये आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सही, तो फंक्शंस की आपने लीनियर इंडिपेंडेंसी मालूम करनी है तो इस तरीके से करेंगे। आर एन में तो हमारे पास जो है वो बिल्कुल आसान था, और हमने उसमें अगर आपके पास वेक्टर्स थे तो हम जो है वो एक वेक्टर्स बना रहे थे, मैट्रिक्स बना रहे थे, और इसको इस तरीके से लिख रहे थे और ये कह रहे थे होमोजेनियस सिस्टम है, और इसके जो आपके कॉलम वेक्टर्स थे वो सारे के सारे वो वेक्टर्स हैं जो हम चेक कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये जो आपके पास वेक्टर थे, तो यहाँ पे आपके पास एक k1 जो है फर्स्ट कॉलम होगा, v1 जो है वो फर्स्ट कॉलम होगा, और इस तरीके से आप ये मैट्रिक्स बनाएंगे। और इसका सॉल्यूशन अगर आपके पास ट्रिवियल है तो आप कहेंगे ये आपके लीनियर इंडिपेंडेंट है, अगर नॉन ट्रिवियल है तो आपके ये डिपेंडेंट है। तो वहाँ पे आपके पास फाइनाइट थे और आराम से हम लोग जो है वो डायरेक्टली, और यहाँ पे भी देखें आपके पास 0 वेक्टर है तो आप इनको 0 के बराबर कर रहे थे, तो 0 वेक्टर के बराबर कर रहे थे, और यहाँ पे आपके पास ये वेक्टर रहा था जिसमें सारे के सारे 0 थे। पर यहाँ पे फंक्शन के केस में आप किस तरीके से चेक करेंगे? आप इस तरीके से चेक करेंगे। कोई भी आप के, क्योंकि आपके पास के फंक्शन है तो आपने के सिस्टम बनाना है, मतलब के बाय के का, तो जैसे आप उसका सॉल्यूशन मालूम कर सकें तो आप चूज़ करेंगे ऐसे रियल वैल्यूज़, और आपने अगर ये मालूम कर दिया कि कुछ वैल्यूज़ के लिए एक्स, आप रियल नंबर्स के लिए आपका ये जो सिस्टम बन रहा है दैट हैज़ ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो फंक्शन है दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स, क्योंकि इन एक्स के लिए आपके पास ऐसा कांस्टेंट नहीं है जो आपको इनको 0 के बराबर करे। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रिवियल सॉल्यूशन कि भाई ये आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। पर हाँ, अगर आपके पास कोई भी ऐसे रियल नंबर उठा रहे हैं आप और आपके पास सिस्टम मिल रहा है और वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो उस केस में आप ये नहीं कह सकते कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। उस केस में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, देयर इज़ नो कंक्लूजन। ठीक है, तो अगर आपने सिर्फ चेक करना है कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है तो ये तरीका उसके लिए है। लीनियरली डिपेंडेंट के लिए ये चीज़ नहीं बता रही। भले आप 1000 मरतबा कहें कि भाई आपने लाखों ऐसे रियल नंबर हैं जिसमें आपके पास जो फंक्शंस हैं और सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ रही है उनके हमेशा ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो फिर भी आप नहीं कह सकते कि ये लीनियर डिपेंडेंट है। यहाँ पे एक और तरीका भी है आपके लीनियरली इंडिपेंडेंसी मालूम करने के लिए। देखें, ये तरीके जो है वो सिर्फ इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंस के लिए ये तरीके नहीं बता रहे आपको। अगर आपके पास फंक्शंस जो है वो ये हैं, फॉर एग्जांपल आप ये ऑल द डिफरेंशिएबल फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर, या किसी सेट से भी हो सकते हैं। अगर ये डिफरेंशिएबल है, मतलब इन्फिनिटली मेनी टाइम्स डिफरेंशिएबल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके ये फंक्शंस, मैं अगर कहूँ कि भाई डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो आप इसको फॉर एग्जांपल ये फंक्शंस मैंने दिए आपको, तो आप कहेंगे ये डिपेंडेंट है या नहीं है। आपके पास फिर लीनियर कॉम्बिनेशन आप मालूम करेंगे एक्स प्लस अप टू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा के एफ ऑफ के एक्स इज इक्वल टू 0 फंक्शन। सही है, तो ये आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन की है। ये दो फंक्शंस जो है वो आपस में बराबर है। बराबर है मतलब हर एक एक्स पे उनकी वैल्यूज़ जो है वो बराबर होंगी। अगर दो फंक्शंस आपस में बराबर होते हैं तो उनकी डेरिवेटिव्स भी बराबर होती है। ये चीज़ यहाँ पे लिखता हूँ, टू इक्वल फंक्शंस हैव इक्वल डेरिवेटिव्स।
सही है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इनकी डेरिवेटिव जो करेंगे वो भी बराबर होंगी। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेरिवेटिव की अल्फ़ा 1 एफ 1 डैश एक्स प्लस इस तरीके से प्लस अल्फ़ा के एफ डैश ऑफ के दिस इज इक्वल टू दिस इज अगेन इसका जो है वो डेरिवेटिव खुद ही होगा। मतलब ये दिस इज कांस्टेंट फंक्शन, सही है, तो इसकी डेरिवेटिव जीरो ही होगी, दिस इज इक्वल टू जीरो। अगर ये इसके जीरो के बराबर है फॉर ऑल एक्स तो आप कहेंगे कि भाई इसकी सेकंड डेरिवेटिव भी जीरो के बराबर होगी, अल्फ़ा 1 एक्स डबल डेक और प्लस अप टू अल्फ़ा के एफ के ऑफ एक्स डबल डेरिवेटिव दिस इज इक्वल टू जीरो। और इस तरीके से आप चलते जाएं। अगर के माइनस वन डेरिवेटिव करेंगे, के माइनस वन डेरिवेटिव लिए आपने, तो दिस इज अगेन आपके पास अल्फ़ा के एफ के ऑफ के माइनस वन एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये भी आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया ना। अब यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन है या नहीं है। एक इक्वेशन ये है आपके पास, एक और के माइनस वन इक्वेशन ये हो गई, तो ये आपके पास के बाई के का एक होमोजेनियस सिस्टम आ गया। इस केस में आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो ये बनेगा, मतलब एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एफ टू ऑफ एक्स और इस तरीके से एफ के ऑफ एक्स। पहले आप फंक्शन रखेंगे, फिर उसकी डेरिवेटिव रखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ वन ऑफ एफ टू डैश ऑफ एक्स और इसको एफ टू डैश ऑफ एक्स इज इक्वल, और इस तरीके से आप एफ वन एक्स के माइनस वन एफ टू एक्स के माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव और इस तरीके से एफ के ऑफ एक्स के माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव। तो ये आपका आएगा यहाँ पे, और इसके साथ आप जो है वो अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू और इस तरीके से अल्फ़ा के रखेंगे और दिस इज इक्वल टू जीरो। तो ये सिस्टम जो है वो आपका सॉल्यूशन अगर ट्रिवियल होगा तो फिर आप कहेंगे कि ये जो आपका सेट ऑफ फंक्शन है ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है। पर इसका अगर सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल आता है तो फिर आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, सही है। तो जो आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन इम्प्लाइज इंडिपेंडेंसी और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल डज नॉट इम्प्लाई एनीथिंग। ये चीज़ याद रखिएगा आप, सही। ये जो आपका पास मैट्रिक्स है, अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी होंगी, लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो वहाँ पे आपने रॉन्स्कियन का नाम सुना होगा, रॉन्स्कियन। तो दिस मैट्रिक्स इज रॉन्स्कियन ऑफ फंक्शंस। वहाँ पे हमारे पास जो है आप कहते हैं कि रॉन्स्कियन जो है उसका अगर डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर होता है तो आपके फंक्शन इंडिपेंडेंट हैं, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं होता तो वो फंक्शंस इंडिपेंडेंट होते हैं। पर यहाँ पे मतलब डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर होने का मतलब यह है कि आपके पास यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस आएंगे, और डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर होने का मतलब यह है कि इस पे यहाँ पे आपके जो है वो ट्रिवियल सॉल्यूशंस आएंगे। अभी तक हमने डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा, पर आपने होमोजेनियस सिस्टम्स जो है वो काफ़ी पढ़े होंगे, और डिटर्मिनेंट के हिसाब से भी अगर जिसको पता है तो वो, तो ये रॉन्स्कियन जो हम डिफाइन करते हैं, तो आम केसेस में अगर आपके पास कोई भी फंक्शन लेंगे, कोई भी फंक्शन का सेट लेंगे, तो उनके बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते कि उनका रॉन्स्कियन अगर इक्वल टू जीरो है, रॉन्स्कियन मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ दिस फंक्शन दिस मैट्रिक्स, सही है। मैट्रिक्स रॉन्स्कियन नहीं, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा उसको रॉन्स्कियन कहते हैं, सही है। तो ये चीज़ जो है वो नोट करने वाली है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस में इस रॉन्स्कियन जो होता है वो अगर जीरो के बराबर होता है तो आपके इंडिपेंडेंट है, अगर नॉन जीरो होता है तो आपके पास डिपेंडेंट है। क्योंकि आपके पास जीरो के बराबर होगा तो देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, अगर जीरो के बराबर नहीं होगा तो देयर विल बी ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये इसके साथ है, हम ये जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे, पर यहाँ पे आप ये चीज़ सिर्फ नोट करें। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन वाले स्टूडेंट कहेंगे सर यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आपका अगर ये जीरो के बराबर है तो आप कोई भी कंक्लूड नहीं कर सकते, पर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले केस में तो हम करते हैं। तो वहाँ पर उन पे एक्स्ट्रा कंडीशंस होती हैं, वो सारे के सारे फंक्शंस नहीं होते, वो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं, वो कंटिन्यूस होते हैं। और वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपके पास कोएफिशिएंट्स होते हैं, लीनियर होती है, आपके पास फंक्शंस होते हैं एक्स के, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, और वहाँ पे वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो उसमें से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर रॉन्स्कियन जीरो के बराबर है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट और सॉरी डिपेंडेंट है, और रॉन्स्कियन अगर जीरो के बराबर नहीं है तो आपके पास जो फंक्शंस है, मतलब सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, वो आपके पास इंडिपेंडेंट है। तो वहाँ पे को काफ़ी थ्योरी होती है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से ही है, सही है। तो देख सकते हैं आप यहाँ से वो आप फंक्शंस को लीनियर इंडिपेंडेंट मालूम करने की जो रॉन्स्कियन है वो भी इधर से ही है, इसी डेफिनेशन में से। अब ये सिंगल डेफिनेशन है और ये हम सारे के सारे वेक्टर्स पे अप्लाई कर सकते हैं, पर हर अलग अलग वेक्टर स्पेस में आपने इंडिपेंडेंसी या उनको ये कॉन्स्टेंट्स मालूम करने के तरीके जो हैं, या डिपेंडेंसी मालूम करने के तरीके हैं, वो अलग अलग हैं। Rn में हमारे पास इजी था, और अब फंक्शंस के लिए अलग अलग हम कर सकते हैं। और अगर आपके पास मैट्रिसेस वाला हो,
NMR, तो ये भी आपके पास वेक्टर स्पेस है। तो फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास है तो मैट्रिसेस जो है उनको लीनियर इंडिपेंडेंट कैसे करेंगे, तो इनको भी आप वेक्टर्स ही समझें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स है तो इसको आप जो है वो कंसीडर कर सकते हैं एज अ वेक्टर 2 3 4 5। तो ये आप जो है वो कंसीडर कर सकते हैं एज एन एलिमेंट ऑफ R4। तो यहाँ पे आप जो है वो इस तरीके से ही इसकी लीनियरली इंडिपेंडेंसी या डिपेंडेंसी चेक करेंगे जैसे वेक्टर्स की करते हैं। तो मैट्रिक्स के मामले में दिस इज ईजी। अब देखें ये सेट इसका सबसेट है हमारे वेक्टर स्पेस फंक्शन फ्रॉम R टू R, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1। ये जो सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट है क्योंकि इसके बीच में हमारे पास जो है वो एक लीनियरली डिपेंडेंस की रिलेशन है। फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ से हम लिख सकते हैं मतलब 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे -1 और 1 इज इक्वल टू 0। So this is equal to 0 and this is true for all x belongs to real numbers। सही है, सबके लिए आपके पास ट्रू है। तो दिस इज अ लीनियर डिपेंडेंसी रिलेशन इनके वेक्टर्स के बीच में। तो ये जो सेट है आपका वो लीनियरली डिपेंडेंट है। अब ये वेक्टर स्पेस कंसीडर करें R x, दिस इज सेट ऑफ पॉलिनॉमियल्स ओवर R, दिस इज वेक्टर स्पेस, और ये आपका सब स्पेस है किसका, इसका अपना R F R R। ये सारे के सारे फंक्शंस जो है ये पॉलिनॉमियल भी आपके फंक्शंस ही हैं फ्रॉम R टू R, और ये सिर्फ इसकी सब स्पेस नहीं है बल्कि कंटिन्यूस आपके जो फंक्शंस हैं जो इसकी सब स्पेस है आपकी, मतलब सारे के सारे कंटिन्यूस फंक्शंस फ्रॉम R टू R। सो दिस इज आल्सो सब स्पेस ऑफ दिस इज सब स्पेस ओवर R। तो ये इसका भी सबसेट है। सही है, आपके पास बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं, पर ये जो आपके पास स्पेस है ये पॉलिनॉमियल्स है और पॉलिनॉमियल्स में कंटिन्यूस होते हैं। तो ये इसकी सब स्पेस है, इसकी सब स्पेस है। इसमें अगर ये वाले वेक्टर्स लेते हैं आपके पास, ये सेट लेते हैं 1x x स्क्वायर अप टू ये सेट ऑफ मोनोमियल्स जो आपके हैं, सही है, ये जनरेट कर रहा है आपका ये पॉलिनॉमियल्स को। अब ये वेक्टर्स जो हैं सारे के सारे क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है? तो हमने जो देर सीखा आपका फंक्शंस के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी आप वेक्टर्स उठाएंगे इनफाइनाइटली मीनिंग और उनकी रिलेशन मालूम करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये वेक्टर्स उठा रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर, तो ये लीनियर डिपेंडेंट है अगर हमारे पास अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2x प्लस अल्फ़ा 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एज अ फंक्शन। सही है, 0 फंक्शन। अब यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए कि लीनियर इंडिपेंडेंट है, आप वो वाली कंडीशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स की जगह पे आप ये रखें 0 1 और -1। अगर ये तीन आप रियल नंबर्स उठाते हैं और यहाँ पे आप पुट करते हैं तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो अल्फ़ा 1 जो है वो आपका डायरेक्टली 0 के बराबर आ गया। और इस केस में अगर 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 दिस इज इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन मिलेगी इस वैल्यू के लिए। और -1 पुट करेंगे तो दिस इज अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3। आप यहाँ से इस सिस्टम से आप आराम से बता सकते हैं कि भाई एक तो अल्फ़ा 1 जो है वो 0 के बराबर है डायरेक्टली, और इन दोनों इक्वेशन में से आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा 2 भी आपके 0 के बराबर है और अल्फ़ा 3 भी 0 के बराबर है। तो अगर ये वैल्यूज़ लेते हैं आपके रियल नंबर से तो आपने मालूम कर लिया कि भाई इनके लिए आपके पास ये जो पॉलिनॉमियल है दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0 फंक्शन। तो आप कह सकते हैं कि ये जो सेट है इनका सबसेट दैट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। सही है, तो ये तरीका यूज़ करके आप कोई भी फाइनाइटली मैंने यहाँ से मोनोमियल्स उठाएंगे तो आप प्रूव कर सकते हैं कि दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। आपने बस एक्स की वो वाली वैल्यूज़ जो है वो चूज़ करनी है जहाँ पे आपके पास जो सिस्टम मिले तो वो आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन दे। सही है, अगर 2 उठा रहे हैं तो आपके पास 2 वैल्यूज़ काफ़ी हैं, अगर 4 उठा रहे हैं तो 4 वैल्यूज़ उठाएंगे, तो हमेशा आपके पास कोई ना कोई वैल्यूज़ मिल जाएंगी। कोई कैसे भी आप मोनोमियल्स लें तो आपके पास वैल्यूज़ मिल जाएंगी जिसके लिए आपके पास सिस्टम जो है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन हो। तो ये जो सेट है दिस इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। सही है, ये सेट इनफाइनाइट है पर फिर भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इनमें से आप कोई भी इसका सबसेट उठाएं, फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स या मोनोमियल्स उठाएं, और आप यहाँ से ये ट्राई करके देख सकते हैं कि दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये इनफाइनाइट सेट है और लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब अगर आप डिफरेंशिएबल फंक्शंस लेते हैं फ्रॉम R टू R तो दिस इज आल्सो वेक्टर स्पेस ओवर R। सही है, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं वेक्टर्स लेता हूँ x e पावर x और e पावर 2x फॉर एग्जांपल, तो ये आपके पास डिफरेंशिएबल है, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो रॉन्स्किन वाली जो टेक्निक थी वो भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। आप इनका डेरिवेटिव मालूम करेंगे, मतलब आपके पास पहले तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन वाली आपकी लीनियर कंडीशन आएगी, रिलेशन आएगा, वो आप लिखेंगे अल्फ़ा 1 e पावर x प्लस अल्फ़ा 2 e पावर 2x इज इक्वल टू 0। तो आप इसमें से इनकी डेरिवेटिव बनाएंगे, एक मरतबा इसकी डेरिवेटिव लेंगे अल्फ़ा 1 e पावर x प्लस 2 अल्फ़ा 2 e पावर 2x इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे जो आपके पास फंक्शन आएगा या मैट्रिक्स आएगा वो आपके पास इस तरीके का आएगा, ई पावर एक्स और प्लस नहीं ई पावर 2x, और यहाँ पे ई पावर x और 2 ई पावर 2x, और यहाँ पे आप लिखेंगे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0 0। अब इसका जो डिटर्मिनेंट होगा दैट इज़ रॉन्गस्कियन, वो अगर 0 के बराबर आता है तो फिर आपके पास इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर 0 के बराबर नहीं आता तो आपके पास ये जो है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ई पावर एक्स, ई पावर 2x, ई पावर x, ई पावर 2x। अब अगर इसका डिटर्मिनेंट देखें तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। अभी डिटर्मिनेंट नहीं किया, पर मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा कि इसका डिटर्मिनेंट किस तरीके से मालूम करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल नेवर बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। फॉर ऑल एक्स इसका 0 बराबर नहीं होना चाहिए। फॉर ऑल एक्स फ्रॉम रियल नंबर्स दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें ई पावर एक्स होगी और आपका कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वाला जो सेट है, सेट ऑफ डिफरेंशियल फंक्शंस है, ये दोनों भी आपके पास लीनियर इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं। ये हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होती हैं होमोजीनियस, वहाँ पे आपके पास ये होती हैं, और वहाँ पे भी आप चेक करते हैं तो वहाँ पे रॉन्गस्कियन वगैरह हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे भी मतलब वो जो रॉन्गस्कियन है वो यहाँ से लीनियर इंडिपेंडेंस वाली इक्वेशंस जो डेफिनेशन है उसमें से हमने मालूम किया है।